हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि अगर आपको कोई भी डाउट होगा किसी क्वेश्चंस में या फिर किसी भी टॉपिक में तो अपना डाउट हमको भेजिएगा, तो हम उसके ऊपर वीडियो बना करके आपको भेजेंगे। तो एक स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, तो हम आज उन क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस अच्छे भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, ऑन द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर relation NRM is defined as follows: R such that each of natural number n and m leaves the same remainder less than 5 when divided by 5, so that R is an equivalence relation. Also obtain the pairwise disjoint subset determined by R. तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन करना होगा तो हमने आपसे बोला था कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये देखना कि हमारा रिलेशन कहाँ से कहाँ, किस सेट से किस सेट में डिफाइन हो रहा है। जैसा कि हमारे पास यहाँ दिख रहा है साफ साफ कि क्वेश्चन में कहा है ऑन द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ऑन द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर का मतलब ये हुआ कि ये जो भी रिलेशन है, ये रिलेशन n टू n यानी कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन किया गया है। अब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन किया गया तो इसमें कई चीज़ें थी, जिसमें मैंने आपको ये बोला था कि अगर नेचुरल नंबर हो या इंटीजर्स हो या कुछ ऑब्जेक्ट्स या एक फाइनाइट टाइप का सेट अगर दिया गया हो तो उस केस में हम क्वेश्चन को समझने के लिए एरो डायग्राम का यूज करते हैं, और अगर R टू R दिया हो तो उस केस में हम क्वेश्चन को समझने के लिए ग्राफ का यूज करते हैं। तो अगर हमको पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझने के बाद फिर हम उसको सॉल्व करने चलेंगे। चलिए पहले समझते हैं। अगर n टू n दिया हुआ है तो इसका मतलब कि जो पहला सेट होगा उसमें भी n होना चाहिए और जो दूसरा सेट होगा उसमें भी n होना चाहिए। और n R m बोला गया है, इसका मतलब कि जो स्मॉल n होगा वो यहाँ से वैल्यू लेगा और जो स्मॉल m होगा वो यहाँ से वैल्यू लेगा। अगर इसमें n है तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर के इनफाइनाइट तक नंबर होने चाहिए। सेम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर के इनफाइनाइट तक नंबर होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने का तरीका हुआ कि कैसे हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अब फर्दर हम देखते हैं। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है पता करना कि हमारा रिलेशन है क्या। जब हमको पता चलेगा कि हमारा रिलेशन क्या है तब उसके बेस पे हम आगे क्वेश्चन जो दे रखा है उसको सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ते हैं रिलेशन को। रिलेशन के बारे में कहा गया है ईच ऑफ नेचुरल नंबर n एंड m लीव्स द सेम रिमाइंडर। ये हमारा क्वेश्चन है कि जो भी रिलेशन में नंबर होगा वो ऐसा होगा कि n और m जब दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सेम मिलेगा। और किससे डिवाइड करेंगे? लेस देन 5 when डिवाइडेड बाई 5। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें समझने वाली है वो ये है कि लीव द सेम रिमाइंडर when डिवाइडेड बाई 5। मतलब इस रिलेशन में केवल वही एलिमेंट होंगे जिनको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें सेम मिले। अगर रिमाइंडर सेम नहीं मिलता है तो वो हमारे रिलेशन में नहीं होगा, अगर रिमाइंडर सेम मिलता है तो वो हमारे रिलेशन में होगा। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट अगर हम यहाँ से 1 को पिक करें तो इसके सामने एक 1 है, हम इस 1 को पिक करेंगे तो 1 R1 हमको चेक करना है कि ये हमारे रिलेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या करें? अगर हम इस 1 को 5 से डिवाइड करें, 1 को 5 से डिवाइड करें तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, हमको रिमाइंडर मिलेगा 1। इस 1 को भी जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? रिमाइंडर हमको 1 ही मिलेगा। मतलब कि n और m जब दोनों को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको रिमाइंडर सेम मिल रहा है 1 और 1, और ये जो रिमाइंडर सेम मिल रहा है ये कैसा है? लेस देन 5। इसका मतलब 1 1 से कनेक्टेड होना चाहिए। अभी समझ में नहीं आया होगा, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे लेंगे समझ में आ जाएगा। सपोज दैट अगर हम 1 R2 लिखें और चेक करें कि ये चीज हमारे रिलेशन में होगी कि नहीं होगी, तो क्या करेंगे? हम 1 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। 2 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमको 2 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि n को डिवाइड करने पे डिफरेंट रिमाइंडर मिल रहा है
और m को डिवाइड करने पे डिफरेंट रिमाइंडर मिल रहा है। अगर हमको डिफरेंट रिमाइंडर मिल रहा है तो ये चीज यहां फुलफिल नहीं हो रही है, और अगर ये चीज यहां फुलफिल नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि 1 जो है 2 से कनेक्टेड नहीं होगा। क्लियर? एक और देख लेते हैं, 1R3, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1, 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3, तो 1 3 से भी कनेक्टेड नहीं होगा, 1 4 से भी कनेक्टेड नहीं होगा, 1 5 से भी कनेक्टेड नहीं होगा। लेकिन अगर हम 1 और 6 को देखें, 1 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 मिलेगा, 6 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो भी हमको रिमाइंडर 1 ही मिल रहा है। इसका मतलब कि अब जो है 1 6 से कनेक्ट होना चाहिए, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होना चाहिए, 10 से भी नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट से होना चाहिए 11 से। इस तरह से अगर हम 2 को देखें तो 2 जो है 2 से कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि 2 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 मिलेगा, और इधर भी रिमाइंडर हमको 2 मिलेगा। 2 1 से कनेक्टेड नहीं हो सकता है, 2 3 से नहीं हो सकता है, 2 4 से नहीं हो सकता, 2 5 से नहीं हो सकता, 2 6 से भी नहीं हो सकता है, फिर 2 7 से होगा, क्योंकि जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 5 से तो भी रिमाइंडर 2 मिलेगा, और जब हम 7 को डिवाइड करेंगे 5 से तब भी रिमाइंडर हमको 2 ही मिलेगा। और फर्दर आगे हम आगे बढ़ते जाएंगे, और इस तरह से ये जो हमारा रिलेशन होगा वो पूरा इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारा रिलेशन है क्या। अब अगर हमको ये समझ में आ गया कि हमारा रिलेशन क्या है, तब हम फर्दर आगे क्वेश्चन के लिए चल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हम प्रूव करेंगे कि जो रिलेशन हमारा है वो रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमको 3 चीजें चेक करनी पड़ती हैं। पहला कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, दूसरा सिमेट्री हो, और तीसरा ट्रांजिटिव हो। चलिए देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन ये होती है कि अगर a, बिलोंग्स टू R हो तो हम कहते हैं कि ये रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब a, का मतलब क्या है कि हमारे पास जो रिलेशन है उसमें A को चेक करना है। A को अगर चेक करना है तो अगर A रिमाइंडर x दे रहा है, सपोज करें 5 से डिवाइड करने पे, तो ये भी A हमको कितना रिमाइंडर देगा? x ही देगा, क्योंकि दोनों A कैसे हैं? सेम है। तो अगर दोनों A से सेम रिमाइंडर दे रहा है तो हम क्या बताएंगे कि द रिमाइंडर विल बी सेम फॉर बोथ A, हेंस A, बिलोंग्स टू R विल बी ट्रू। अगर ये चीज ट्रू है तो इसका मतलब कि हमारा जो रिलेशन है वो कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमको कुछ भी अगर ट्रू प्रूव करना होता है तो हमें एक जनरल वैल्यू लेनी होती है, तो हमने इस A पे ही सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व किया, और अगर A पे सारा क्वेश्चन सॉल्व किया तो इसका मतलब ये वैलिड तरीका है। ओके, नेक्स्ट सिमेट्री। A, B बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट B, A बिलोंग्स टू R। तो मैंने क्या बताया था कि ये जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन होता है ये गिवन है, और जो सेकेंड वाला एक्सप्रेशन है उसको हमें प्रूव करना है। तो अगर हम फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को देखें तो अगर ये कह रहा है A, B बिलोंग्स टू R, इसका मतलब A और B जो है वो ट्रू है। अगर A और B दोनों ट्रू है तो इसका मतलब क्या हुआ? A, B both gives same remainder divided by 5।
तो अगर ये चीज़ ट्रू है तो इसका मतलब ए और बी को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे या 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर सेम मिलेगा। ये ट्रू चीज़ है, क्योंकि ये जो पहला एक्सप्रेशन दिया होता है ये गिवन है। अब इसके बेस पे अगर हम बी कॉमा ए को चेक करें तो बी कॉमा ए में जस्ट क्या हुआ है कि इन एलिमेंट्स को रिवर्स कर दिया गया है। तो इन एलिमेंट्स को अगर रिवर्स कर दिया गया है तो ऐसा नहीं होगा कि जब हम इनको 5 से डिवाइड करेंगे तो इनका रिमाइंडर चेंज होगा। अगेन रिमाइंडर विल बी और अगर रिमाइंडर सेम होगा तो b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर जो होगा ये ट्रू होगा। और अगर ये चीज ट्रू होगी तो इसका मतलब कि ये जो रिलेशन होगा सिमेट्रिक होगा। इजी। अब लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इक्विवेलेंस के लिए लास्ट पॉइंट क्या होता है, हमें यह दिखाना होता है कि हमारा रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो अगर ट्रांजिटिव प्रूफ करना है तो हमको ये दिखाना नहीं होगा कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, जबकि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर गिवन है। तो अगर गिवन होगा तो हमें मालूम है गिवन होगा तो इस रूल को फॉलो करेगा। अगर इस रूल को फॉलो करेगा तो इसका मतलब ये होगा a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब होगा a कॉमा बी गिव्स a comma b gives same remainder when divided by 5। b comma c belongs to r का मतलब क्या होगा कि b comma c gives same remainder when divided by 5। इसका मतलब a को जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं तब b से रिमाइंडर सेम मिल रहा है। सपोज कर लें अगर वो x है तो b को डिवाइड करने में भी रिमाइंडर कितना होगा, x ही होगा। यहाँ पे भी जब b को हम डिवाइड कर रहे होंगे 5 से तो रिमाइंडर सेम ही आना चाहिए x। तो c को भी जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर कितना मिलेगा, सेम x। यानी a के लिए भी हमको x मिलेगा रिमाइंडर और c के लिए भी हमको x मिलेगा। इसी चीज को हमें लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देना है। तो इसी चीज को हम लैंग्वेज में लिख देंगे। सो व्हेन वी डिवाइड a एंड c बाय 5 इट विल आल्सो गिव द सेम रिमाइंडर, हेंस a कॉमा c बिलोंग्स टू r इज ट्रू। सो रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव। तो हमने रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर लिया, सिमेट्री भी प्रूव कर लिया, ट्रांजिटिव भी प्रूव कर लिया। तो इसके बेस पे हम लिख देंगे कि जो हमारा रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, फॉर द लास्ट पार्ट ऑल्सो ऑब्टेन द पेयर वाइज डिजॉइंट सबसेट डिटरमाइंड बाय आर। इसका मतलब क्या है, पहले हमको ये समझना होगा। ये क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ द रिलेशन। और मैंने आपको ये बताया था पढ़ाते समय कि इक्विवेलेंस क्लास से क्वेश्चन आपको मैक्सिमम तभी पूछा जाएगा, उन क्वेश्चन में पूछा जाएगा जिसमें इस तरह से डिवाइड करके और रिमाइंडर की बात की जाएगी, क्योंकि रिमाइंडर के बेस पे ही हमारा इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन हो रहा होता है। जब मैंने आपको एग्जांपल बताया था बुक का, तो उसमें भी हम 2 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर 0 और 1 बन रहा था। तो उसमें 2 क्लास बन रही थी, एक 0 की और एक 1 की। अलग एग्जांपल जब लिया था तो उसमें 3 से डिवाइड किया था, तो जब 3 से डिवाइड किया तो 3 रिमाइंडर बच रहा था, 0, 1 और 2। जब हम यहाँ पे 5 से डिवाइड कर रहे होंगे तो रिमाइंडर हमारा 0, 1, 2, 3, 4 बनेगा। और जब ये रिमाइंडर बनेगा तो इसका मतलब ये हुआ
कि इन रिमाइंडर्स की बेस पे हमारे पास 5 क्लासेस होंगी, 0, 1, 2, 3 और 4। और कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि उन क्लासेस में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, ये देखते हैं। क्लास 1 यानी कि इस 1 की बात कर रहे हैं हम। इस 1 से हम देखेंगे कौन कौन सा एलिमेंट कनेक्टेड है, जो सा एलिमेंट कनेक्टेड होगा वही इस क्लास में होगा। तो 1 से वही एलिमेंट कनेक्टेड होगा जिसमें हम जब 5 से डिवाइड कर रहे होंगे तो रिमाइंडर 1 बचे, क्योंकि इस 1 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है। तो जब हम इस 1 को डिवाइड करेंगे 5 से तब भी रिमाइंडर 1 बचेगा। 6 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से तब भी रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ये 1 और 6 हमारे पास यहाँ होना चाहिए। आगे हम और भी एलिमेंट्स को सर्च करेंगे जिनको 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बच रहा होगा, वो सारे के सारे एलिमेंट इस सेट में होने चाहिए। तो 16 को जब हम डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 1, 21 को डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 1। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स इस क्लास में आ जाएंगे। नेक्स्ट 2 के लिए, 2 यानी इस वाले 2 के लिए, इस वाले 2 के लिए हम किन एलिमेंट्स को सर्च करेंगे, जो एलिमेंट्स इस 2 से कनेक्टेड होंगे। और इस 2 से कनेक्टेड कौन कौन सा एलिमेंट होगा जिसको 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचे। तो 2 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचता है, 7 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचता है। तो 2, 7 तो होगा ही। फर्दर हम इसमें आगे भी देखते जाएंगे, 12, 17, 22, 27 इन सबको जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 बचता है, इसलिए ये 2 का क्लास हो जाएगा। 3 के क्लास के लिए अब हमको देखने की जरूरत तो नहीं, समझ में आ गया होगा। हमको उन एलिमेंट्स को लेना होगा जिसको 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बचे। तो 3, 8, 13, 18। 4 के लिए भी सेम, जिसमें रिमाइंडर 4 बचे। 0 क्लास कौन सी होगी, जिसको 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचे। तो जब हम 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना होता है, 0। 10 का 0, 15 का 0, 20 का 0। और इस तरह से ये सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जो क्लास 0 में होंगे। ये 0 इधर नहीं होगा क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं हो सकता है। ये क्लास है जो हमको बता रहा है कि इस क्लास में कितने एलिमेंट होंगे। तो इस तरह से हमको 5 क्लास मिली और हम क्या देख रहे हैं कि इस सेट और इस सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, किसी भी सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इसी को हम बोलेंगे पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स डिटरमाइंड बाय रिलेशन R। ठीक है। क्वेश्चन को कॉपी में लिखते समय आपको बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहां दिखाएंगे, इस चीज को नोट करेंगे कि व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 5 देन वी विल गेट रिमाइंडर 0, 1, 2, 3 एंड 4। फर्दर जब आप क्लास 1 को दिखाने जाएंगे तो वहां पे आप एक लाइन ये लिखेंगे कि इन दिस क्लास ऑल दोज एलिमेंट विच लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 विल कम्स। तो हम इसके लिए यहां लिख देंगे। 2 के लिए भी सेम हम ऐसे एक लाइन लिख देंगे कि फॉर क्लास 2 देयर विल बी ऑल द एलिमेंट्स विच लीव्स रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। और इस तरह से हम अपना सेट बना के दिखा देंगे। तो है तो ये इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन, बट इक्विवेलेंस क्लास का नाम ना दे करके यहां पर उसको बेसिक नाम से बोला गया है कि पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट बताइए। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एक स्टूडेंट ने पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि सो दैट द फंक्शन f इज सच दैट R2R गिवन बाय fx इक्वल टू x क्यूब प्लस x इज अ बाइजेक्शन। ये हमको प्रूव करना है। तो किसी फंक्शन का बाइजेक्शन होने के लिए या किसी फंक्शन के बाइजेक्टिव होने के लिए हमें 2 चीजें चेक करनी पड़ती हैं। पहला कि वो फंक्शन 1, 1 हो, और दूसरा वो फंक्शन ऑन टू हो। तो कहा है कि सो दैट इज अ बाइजेक्शन, इसका मतलब कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, बस हमें प्रूव करना है। इस तरह से हम क्वेश्चन के बारे में अंदाजा लेते हैं कि हमको करना क्या है क्वेश्चन में, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछ देता है कि फाइंड आउट इज इट अ बाइजेक्शन और नॉट। जब ये कहता है फाइंड आउट, तब हमको वहां पर पूरा का पूरा फोकस इस बात पे देना पड़ता है कि वो है कि नहीं है। लेकिन जब कहा है सो दैट, तो इसका मतलब ये है, और जब ये है तो बस केवल हमें प्रूव करना है। चलिए देखते हैं कैसे किया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज f इज सच दैट R2R। हर क्वेश्चन मैंने आपसे ये बोला है कि इस चीज को हम सबसे पहले देखेंगे। अगर R2R है तो इसका मतलब कि हम यहाँ पर एरो डायग्राम का यूज नहीं कर सकते हैं, हम ग्राफ का यूज कर सकते हैं या फिर इन फंक्शन को एनालाइज कर सकते हैं। हम ग्राफ का भी यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है हमारे पास x क्यूब प्लस x, ये कोई स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है या फिर कोई डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है।
स्टैंडर्ड फंक्शन होता है एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 2, एक्स क्यूब प्लस एक्स हम टाइप का हमने नहीं पढ़ा है, तो हम इसे इसमें ग्राफ का भी यूज नहीं कर पाएंगे, एनालिसिस का ही तरीका यूज करते हैं। एनालाइज करने के लिए जब हम 1 के लिए जाते हैं तो हम दो मेथड यूज करते हैं, या तो हम लेट करते हैं कि x1 इक्वल टू x2 और शो करते हैं fx1 इक्वल टू fx2, या फिर हम लेट करते हैं कि fx1 इक्वल टू fx2 और इससे शो करते हैं x1 इक्वल टू x2। छोटे क्वेश्चंस के लिए ये अच्छा होता है क्योंकि उसमें फंक्शन फाइंड आउट करना बहुत इजी काम होता है। बड़े फंक्शन के लिए ये अच्छा होता है क्योंकि इसमें हमको कैलकुलेट करके x1 इक्वल टू x2 निकालना आसान होता है। तो यहाँ क्यूबिक है, क्यूबिक एक्सप्रेशन है यानी कि बड़ा क्वेश्चन है, तो हम इसमें इस सेकेंड मेथड को यूज करेंगे। हम इस चीज को लेट करते हैं कि fx1 इक्वल टू x2 और लास्ट में हम दिखाएंगे कि अगर x1 इक्वल टू x2 होगा तो ये बाइजेक्ट 1 होगा, अगर x1 इक्वल टू x2 नहीं होगा तो ये 1 नहीं होगा। चलिए देखा जाए क्या कर सकते हैं। तो हम इस चीज को उठाते हैं और इस पे काम करते हैं, इसको हम नहीं देखेंगे। अगर हम इस पे काम करें तो हमें fx1 यानी कि मिलेगा x1 क्यूब प्लस x1 और fx2 यानी कि x2 क्यूब प्लस x2। सबको सॉल्व करने चलते हैं तो x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब प्लस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। यहाँ a क्यूब माइनस b क्यूब बन रहा है, यूज किया जाए x1 माइनस x2 x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 और प्लस x1 माइनस x2। इसको हमने ब्रैकेट में कर लिया इन दोनों को, ताकि हमें यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर होता हुआ दिखे। अगर हम दोनों कॉमन कर लें x1 माइनस x2 तो हमको यहाँ मिलेगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 और यहाँ का प्लस 1 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब इससे हमको दो चीजें मिलेंगी, पहला x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 जिससे हमें मिल जाएगा x1 इक्वल टू x2। ज्यादातर लोग क्वेश्चन यहीं पे खत्म करते हैं कि x1 इक्वल टू x2 मिल गया इसका मतलब ये 1 है। नहीं, हमको दूसरा वाला भी फैक्टर चेक करना होगा, क्योंकि अगर हमको इससे x1 इक्वल टू समथिंग मिल जाता है, x1 इक्वल टू 2x2 मिल जाता है, x1 इक्वल टू माइनस x2 मिल जाता है, तो हमको x1 की दो वैल्यू मिल रहेगी और फिर ये 1 नहीं रह जाएगा। हमको केवल ये चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। तो हम इसको एनालाइज करने के लिए अगर चलें तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस 1 इक्वल टू 0। हमको देखना होगा कि कहीं इसमें x1 और x2 से कुछ रिलेशन तो नहीं मिल रहा है x1 x2 में। डेफिनेटली हमको जो है x1 इक्वल टू x2 के अलावा कुछ और नहीं चाहिए, ये कंफर्म है। और जैसा क्वेश्चन में कह रखा है कि सो दैट बाइजेक्टिव, तो ये 1 होना चाहिए और 1 के लिए हमको ये कंडीशन तो मिल गई, इसका मतलब ये कंडीशन नहीं फॉलो करनी चाहिए, कुछ ना कुछ यहाँ पे होना चाहिए। कैसे इस चीज को हम देखेंगे कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम यहाँ पर x1 प्लस x2 होने की वजह से कुछ फैक्टर भी नहीं बना सकते हैं। तो जब फैक्टर नहीं बन रहा हो तो हम एक काम कर सकते हैं, हम सपोज कर सकते हैं किसी एक को वेरिएबल और किसी दूसरे को कांस्टेंट। अगर हम सपोज कर लें x2 को कांस्टेंट, अगर हम x2 को कांस्टेंट सपोज कर लेंगे तो x1 स्क्वायर प्लस x1 और साथ में ये दो कांस्टेंट, ये x1 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और अगर ये x1 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सोल्यूशन फाइंड करने चलें तो x1 स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक वाला प्लस x1 x2 ये पावर 1 वाला और प्लस x2 स्क्वायर प्लस 1 ये कांस्टेंट मिल जाएगा हमको। तो a1 b x2 और c x2 स्क्वायर प्लस 1। तो अगर हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करें तो x1 इक्वल टू माइनस ऑफ b यानी माइनस ऑफ x2 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि x2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू x2 स्क्वायर प्लस 1 और होल अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 1 आना चाहिए। माइनस x2 प्लस माइनस रूट ऑफ, यहाँ अगर इसको सॉल्व करें तो x2 स्क्वायर माइनस 4x2 स्क्वायर मिलेगा। 4x2 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर तो माइनस 3 x2 स्क्वायर माइनस 4 और होल अपॉन
2 मिलेगा। अब यही समझने वाली चीज है, क्या समझना है इसमें, x2 स्क्वायर किया गया तो ये नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, 3x2 स्क्वायर भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेकिन इसके आगे क्या लगा है, नेगेटिव, यानी ये नंबर ऑलवेज नेगेटिव होगा। -4 कांस्टेंट है तो ये भी नेगेटिव होगा, यानी यहां पर हमको रूट के अंदर कैसा नंबर दिख रहा है, नेगेटिव नंबर दिख रहा है। और जब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर दिखता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये एक रियल नंबर ना होकर के इमेजिनरी नंबर हो गया, और अगर ये इमेजिनरी नंबर हो गया तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी इस एक्सप्रेशन से हमको केवल एक ही चीज मिल रही है, x1 इक्वल टू x2, और अगर केवल एक ही चीज मिल रही है x1 इक्वल टू x2, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन कैसा है, 1-1 फंक्शन है। ठीक, तो 1-1 हमारे पास हो गया काम। अब जो सेकंड चीज है वो क्या है, ये देखना कि ऑन टू है कि नहीं है। ऑन टू के लिए हम क्या करते थे कि जनरली हम क्वेश्चन में करते थे कि fx को y लेट कर लेते थे और फिर x की वैल्यू y के टर्म में निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां क्यूबिक है एक्सप्रेशन, तो इसको सॉल्व करने का कोई तरीका हमें दिख नहीं रहा है। जब हमको इसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब कि हमें यहां कोई दूसरा अप्रोच अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए दूसरा अप्रोच अप्लाई करके देखते हैं। एक्स क्यूब है, जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो x क्यूब की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। x है, जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसी तरह से जब x की वैल्यू निगेटिव होगी तो x क्यूब की वैल्यू भी निगेटिव होगी और x की वैल्यू भी निगेटिव होगी, यानी पूरा एक्सप्रेशन निगेटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो जब x पॉजिटिव होगा तो यह हमको पॉजिटिव मिलेगा, जब x निगेटिव होगा तो हमको निगेटिव मिलेगा। जब x पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब ये पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाना चाहिए, जब x निगेटिव होगा तो इसका मतलब जब x की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे, सॉरी निगेटिव में कम करते जाएंगे तो ये निगेटिव इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव इनफाइनाइट से निगेटिव इनफाइनाइट तक जाएगी। लेकिन अब हम इस चीज को लिखेंगे कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हम क्या करेंगे, हम दिखाएंगे एक्स क्यूब और एक्स दोनों का अलग। एक्स क्यूब का भी जो हमारे पास रेंज होगा ये -इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होगा, एक्स का भी जो रेंज होगा वो -इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होगा। अगर इन दोनों को हम एक डिफरेंट फंक्शन की तरह ट्रीट करें तो जब हम दोनों को डिफरेंट फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे तो एक्स क्यूब का भी रेंज -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, एक्स का भी रेंज -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और जब हम दोनों को एक साथ देखेंगे तो इसी चीज को हम यहाँ पर देखेंगे कि बीच में प्लस होने की वजह से दोनों का साइन हमेशा सेम रहेगा, और उस केस में एक्स क्यूब प्लस एक्स भी जो होगा ये -इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट वैल्यू देगा। इस चीज को हमें यहाँ लिखना होगा। तो यहाँ पर हमको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि एक्स क्यूब जो है, एक्स क्यूब गिव्स द वैल्यू -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, एक्स गिव्स द वैल्यू -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और यहाँ जो लाइन लिखनी होगी ये लिखनी होगी कि द साइन ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स विल बी सेम, सो एक्स क्यूब प्लस एक्स विल ऑल्सो गिव द वैल्यू ऑफ -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। और जो ये वैल्यू है किसकी है, एफ एक्स की है, ये -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होगी, और एफ एक्स की जो वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज। यानी जो इसका रेंज होगा वो आर होना चाहिए। रेंज आर हुआ और कोडोमेन कैसा है, आर, तो इसका मतलब कि जो फंक्शन होगा ये ऑन टू होगा, और अगर ये ऑन टू हुआ तो इसका मतलब कि ओवरऑल फंक्शन जो होगा ये 1-1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। अगर ये 1-1 और ऑन टू हुआ तो ये बाइजेक्टिव भी होगा। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, आखिरी पे आते हैं हम लोग, लास्ट थिंग फॉर टुडे। एक स्टूडेंट ने, एक लड़की ने हमारी क्लास की, ये हमसे पूछा कि सर इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो मैंने उसको ओरिजिनल प्रूफ का फोटो जो था भेजा था। जो ओरिजिनल प्रूफ है वो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy है। लेकिन यहाँ पर जो चीज होती है वो होती है xy इज लेस देन 1।
उसने जो प्रूफ पूछा मुझसे वो ये है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, बट xy इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन 0, y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो इन दोनों के प्रूफ में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम होंगी, लेकिन लास्ट में हमको जो एक्सप्रेशन लिखना होगा वो बस केवल चेंज करना है, यही बस केवल समझना है। मतलब कि जो हमने उसमें लिया था tan इनवर्स x इक्वल टू a, tan इनवर्स y इक्वल टू b, और यहाँ पर हमने लिया था x इक्वल टू tan a और y इक्वल टू tan b, सब कुछ सेम होगा। सब कुछ सेम होगा तो हमको फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y, सॉरी tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई मिलेगा। लेकिन ये जो कंडीशन होगी वो एक्स वाई इज लेस देन 1 के लिए होगी। जब हम कंडीशन को चेंज करेंगे तो हमको फर्दर इसको प्रूव नहीं करना है, बस इस चीज को एलेबरेट करना है प्रूफ में कि कैसे हम चीजों को चेंज कर रहे हैं। फर्दर जब हम प्रूव करेंगे तो वहां दो चीजें लिखी हुई हैं, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 1। अब इस चीज को हम वहां पर शो करेंगे और बताएंगे कि इसका इफेक्ट क्या होगा। देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होगा। अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ, x ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसका मतलब कि tan इनवर्स x ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव मतलब 0 टू 90, ये एंगल होगा तो ये 0 टू 90 होगा। y अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है, मतलब अगर y ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये वैल्यू भी कैसे होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव मतलब 0 से पाई बाई 2। अब यही चीज वहां पर शो करनी है कि ये एंगल भी पाई बाई 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, ये एंगल भी 0 से पाई बाई 2 में है। तो ये जब हम केवल लिख रहे होंगे तो ये वैल्यू भी 0 से पाई बाई 2 ही होना चाहिए। लेकिन सपोज कीजिए कि इसकी वैल्यू 45 से ज्यादा है, इसकी वैल्यू 45 से ज्यादा है, सपोज कीजिए 60 इसकी भी वैल्यू आ रही है, 60 इसकी भी वैल्यू आ रही है, तो 60 प्लस 60 कितना होना चाहिए, 120। लेकिन ये वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगी तो क्या ये चीज होल्ड करेगा इस कंडीशन पे? ये चीज इस कंडीशन पे होल्ड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला बनाया उसमें कहा गया एक्स वाई इज लेस देन 1। इसका मतलब कि x और y की वैल्यू जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू 1 से छोटी मिलेगी। 1 से छोटी मिलने का मतलब क्या है कि या तो दोनों वैल्यू 1 से छोटी होगी, अगर दोनों वैल्यू 1 से छोटी हुई तो 10 में हम जानते हैं 1 वैल्यू आती है 45 पे, यानी दोनों एंगल 45 से छोटा होगा। और जब दोनों एंगल 45 से छोटा होगा तो ऐड करने पे हमारा ऑब्वियस सी बात है कि वो 90 से छोटा ही आना चाहिए। अगर एक वैल्यू इसमें से 45 से बड़ी हो जाती है तो लेस देन 1 होने की वजह से दूसरी वाली वैल्यू 45 से काफी छोटी होगी, ताकि ऐड करने पे ये फाइनल वैल्यू हमारा कैसा हो, 90 से छोटा हो। लेकिन यहां क्या है, एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 कहा गया है। एक्स वाई ग्रेटर देन 1 कहा गया तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू जरूर ऐसी होगी जिसको जब हम पुट करेंगे तो हमारा एंगल 45 से ज्यादा मिलेगा। क्यों 45 ज्यादा मिलेगा? क्योंकि एक्स या वाई में से किसी एक की वैल्यू 1 होगी और हम जानते हैं 1 वैल्यू किस एंगल पे आता है, 45 पे। अगर ये 45 से बड़ा हुआ और ये 45 हो गया सपोज करें, तो ऐड करने पे ये वैल्यू 90 से बड़ी होगी तो ये चीज वहां पर जा ही नहीं पाएगी। तो अगर हम अपने इस रूल से देखें तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होगा, जब हम एक्स वाई ग्रेटर देन 0 कहेंगे तो ये फर्स्ट में ना पहुंच करके सेकेंड में पहुंचेगा, ठीक है। और अगर ये सेकेंड में पहुंचेगा तो सेकेंड में एंगल हम कैसे देंगे, देखते हैं फिर से। ये कहा है 1 माइनस एक्स वाई। अगर 1 माइनस एक्स वाई की बात करें तो एक्स वाई अगर ग्रेटर देन 1 है तो अगर हम दोनों तरफ निगेटिव कर दें तो माइनस एक्स वाई जो होगा वो लेस देन माइनस 1 होगा, और दोनों तरफ 1 ऐड कर दें तो 1 माइनस एक्स वाई जो होगा वो ग्रेटर देन लेस देन 0 आएगा। इसका मतलब ये वैल्यू निगेटिव होगी। अगर ये वैल्यू निगेटिव हुई तो यानी कि ये नीचे वाली वैल्यू निगेटिव होगी, एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन 0 है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी ओवरऑल वैल्यू कैसी हो जाएगी, निगेटिव। यानी ये एंगल कैसा होगा, निगेटिव। ये निगेटिव एंगल आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पाई ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू निकल के आएगी तब ये 0 से पाई बाई 2 ना होकर के माइनस पाई बाई 2 से 0 होगी।
तो इसमें एज सच कोई अलग से प्रूफ नहीं है। इसमें जो इस प्रूफ को, ये जो प्रूफ है, इसी के आगे ये इस कंडीशन को लिख करके इस चीज को एक्सप्लेन करना है कि ये वैल्यू 0 से π/2 के बीच होगी, ये वैल्यू 0 से π/2 के बीच होगी। तो अगर हम केवल ये एक्सप्रेशन रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन 0 से π/2 होना चाहिए था, लेकिन इसकी वजह से xy > 0 की वजह से ये निगेटिव हो रहा है, यानी ये वैल्यू जो होगी निगेटिव होगी, ये x और y पॉजिटिव होने की वजह से ये पूरी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, यानी ये जो एंगल देगा वो -π/2 से 0 के बीच में होगा। तो इस पूरे को 0 से π/2 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में रखने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, पाई ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसको वहां पे लिखेंगे। प्रूफ अलग से नहीं है, बस यहां पर हमको क्या करना होगा कि ये चीज, ये वाला जो है इसका प्रूफ करके इसके आगे ये कंडीशन लिख करके ये एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी कि ये पॉजिटिव है 0 से π/2 वैल्यू देगा, ये पॉजिटिव 0 से π/2 वैल्यू देगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि tan इनवर्स पूरा नेगेटिव देगा, और नेगेटिव है तो हमको सेकंड क्वाड्रेंट में रखने के लिए इसमें पाई ऐड करना पड़ेगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम अभी भी है तो आप दोबारा व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।